नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और आज का हमारा टॉपिक है राज्य का कार्यक्षेत्र। राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक संघ होता है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की स्थापना है, जिससे हमारा अभिप्राय सुखी और सम्मानीय जीवन से है। यह परिभाषा है अरस्तू की। गिडिन्स के अनुसार राज्य का उद्देश्य ऐसा वातावरण बनाए रखना है जिसमें सभी प्रजाजन सर्वोच्च तथा आत्मनिर्भर जीवन बिता सके। रिची के अनुसार राज्य का उद्देश्य व्यक्ति द्वारा सर्वोत्तम जीवन प्राप्त करना है। आधुनिक काल में बर्गेश, विलोबी तथा गार्नर ने इस समस्या पर काफ़ी चर्चा की है। गार्नर के अनुसार राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का हित साधन, राष्ट्र का हित साधन और मानव सभ्यता का विकास है। एडम स्मिथ के अनुसार राज्य के 3 बड़े उद्देश्य हैं। पहला, राज्य का विदेशी आक्रमणों तथा आंतरिक हिंसा से बचाव। दूसरा, व्यक्ति की अन्याय तथा दूसरे सदस्यों के अत्याचारों से रक्षा। तीसरा, विभिन्न कार्यों तथा जन संस्थाओं का निर्माण और उनको बनाए रखना जिनका मानव अथवा मानव समूह न तो निर्माण कर सकता है और न ही उसको कायम रख सकता है। राज्य के कार्यक्षेत्र के विषय में अनेक राजनीतिक दृष्टिकोण विद्यमान हैं। कुछ राजनीतिक विचारधाराएं राज्य को समस्त अधिकार प्रदान कर व्यक्ति को पूरी तरह उसके अधीन बना देती हैं। कुछ राजनीतिक विचारधाराएं राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित कर व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रताओं के पक्षधर हैं। राज्य के कार्यक्षेत्र के विषय में विस्तृत ज्ञान हेतु विभिन्न दृष्टिकोणों का विवेचन आवश्यक है। राज्य स्वयं में साध्य है एवं व्यक्ति साधन। कतिपय विद्वान राज्य को साध्य मानते हैं। प्लेटो, अरस्तु, हीगल, बोसांके आदि विचारक राज्य को मानव जीवन का उच्चतम लक्ष्य और अपने आप में एक साध्य मानते हैं। प्लेटो और अरस्तु के मतानुसार समाज एवं राज्य एक महान नैतिक संस्था है जिसका उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक विकास करना है। प्लेटो के शब्दों में राज्य वृक्षों या चट्टानों से उत्पन्न नहीं होते, ये उन व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होते हैं जो उनमें निवास करते हैं। अरस्तु का मत है कि राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य व्यक्तियों की यथार्थ इच्छा का प्रतीक है। मनुष्य का पूर्ण विकास राज्य के अंतर्गत ही संभव है। राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं हो सकता। उनके अनुसार राज्य से पृथक व्यक्तियों का कोई अस्तित्व नहीं होता। बोसांके ने लिखा है कि राज्य विश्वव्यापी नैतिक संगठन का एक अंग न होकर समस्त नैतिक विश्व का अभिभावक है। जोड़ के अनुसार राज्य एवं समाज मनुष्यों की सभी सामाजिक भावनाओं और इच्छाओं का प्रतीक है और साथ ही उनकी सामाजिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। अतः राज्य व्यक्ति से जो मांग करता है उसे पूरा करने के लिए व्यक्ति को तत्पर होना चाहिए। हीगल राज्य को स्वयं में साध्य ही मानता है और राज्य को पृथ्वी पर ईश्वरीय अवतार मानता है। ट्रीटस्के का मत है कि राज्य व्यक्ति है और हमारा यह कर्तव्य है कि हम नतमस्तक होकर उसकी पूजा करें। जो विचारक राज्य को स्वयं में साध्य मानते हैं उन्होंने व्यक्ति की इच्छा को राज्य की इच्छा के साथ एकाकार कर दिया। इस सिद्धांत का परिणाम फांसीवाद है। फांसीवाद मानते हैं कि सब कुछ राज्य के लिए, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं। संक्षेप में आदर्शवादी और समष्टिवादी विचारक राज्य को एक साध्य मानते हैं।
राज्य एक साधन है एवं व्यक्ति साध्य। राज्य को साधन मानने वाले विचारक राज्य को मानव के हितों की पूर्ति का साधन मानते हैं। उनकी धारणा है कि समस्त संस्थाएं व्यक्ति के कल्याण और समृद्धि के लिए हैं, न कि व्यक्ति उन संस्थाओं के लिए है। राज्य का एकमात्र उद्देश्य व्यक्तियों का कल्याण करना है। व्यक्तिवादी, अराजकतावादी और बहुलवादी विचारक राज्य को एक साधन मानते हैं। व्यक्तिवादी विचारक राज्य के अस्तित्व को तो स्वीकार करते हैं, किंतु राज्य को साध्य नहीं मानते। J.S. मिल एवं हर्बर्ट स्पेंसर राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। वे राज्य के कार्यों को पुलिस कार्यों तक ही सीमित रखना चाहते हैं। अराजकतावादी यह मानते हैं कि व्यक्ति का कल्याण राज्य की सत्ता की समाप्ति में निहित है। उनके लिए राज्य अनावश्यक, अवांछनीय तथा अस्वाभाविक संस्था है। बहुलवादी विचारक राज्य को अन्य समुदायों के समान एक समुदाय मानते हैं। दोनों ही विचार एक पक्षीय हैं। ब्लंटशली के मतानुसार राज्य एक साधन भी है और साध्य भी। एक और वह नागरिकों के हित साधन की एक संस्था है, दूसरी तरफ स्वयं एक साध्य है, क्योंकि राज्य के अस्तित्व पर ही व्यक्ति की सुख सुविधा निर्भर करती है। राज्य के कार्यों के लिए कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं किए जा सकते। राज्य के कार्यों का स्वरूप समय, परिस्थिति, विचारधारा एवं आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है। राज्य के कार्य आर्थिक स्रोतों, प्राकृतिक साधनों, लोगों की जागरूकता एवं राजनीतिक चेतना के विकास पर निर्भर है। आधुनिक राज्य के कार्यों को मुख्यतः निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अनिवार्य कार्य और दूसरा जो राज्य का कार्य है ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्यों से अभिप्राय उन कार्यों से है जिनको करना प्रत्येक सरकार के लिए अपरिहार्य हो, अर्थात जिनके न करने से राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता हो। राज्य के अनिवार्य कार्य निम्न हैं। पहला है बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा। दूसरा है आंतरिक शांति और व्यवस्था की स्थापना। तीसरा है राज्य द्वारा अपराध तथा दंड संबंधी नियमों का निर्माण और न्याय का समुचित प्रबंध और व्यवस्था करना। चौथा कार्य है राजस्व एकत्रित करना। पांचवा है विधि निर्माण करना, क्योंकि विधियों के द्वारा ही राज्य अपनी संप्रभुता को यथार्थ रूप प्रदान करता है। अगला अनिवार्य कार्य है अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करना। राज्य का अनिवार्य कार्य है। राज्य के ऐच्छिक कार्य। ऐच्छिक कार्यों से अभिप्राय उन कार्यों से है जो राज्य के अस्तित्व और व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सुरक्षा के लिए अनिवार्य नहीं होते। यह कार्य देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं। इन कार्यों को राज्य के लोक कल्याणकारी कार्यों के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक कल्याण की भावना से इन कार्यों में स्वतः वृद्धि हो रही है। ये कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है शिक्षा की व्यवस्था करना। एक अच्छे राज्य में जनसाधारण में शिक्षा और राजनीतिक चेतना होनी चाहिए। अतः राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सामान्य जनता की शिक्षा का उचित प्रबंध करे। दूसरा ऐच्छिक कार्य है सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य। राज्य को बीमारी की रोकथाम एवं चिकित्सालयों की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से उसे खाने पीने की वस्तुओं को शुद्ध रखने का भी प्रयास करना चाहिए। तीसरा कार्य है व्यापार एवं उद्योग पर नियंत्रण। राज्य को व्यापार एवं उद्योगों पर यथोचित नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे व्यापारियों की अधिकतम भलाई हो और देश की प्रगति हो।
उद्योगों के संबंध में कानून बनाते समय राज्य को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि श्रमिकों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं हो। अगला ऐच्छिक कार्य है भारी उद्योगों का संचालन। बड़े बड़े उद्योगों तथा व्यापार का संचालन सामाजिक हित की दृष्टि से राज्य को करना चाहिए। अगला है मनोरंजन की सुविधाएं। राज्य को नागरिकों के मनोरंजन के लिए पार्कों, आकाशवाणी, चलचित्र, वाचनालयों आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। समाज सुधार। सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन कर मनुष्यों को सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य का कर्तव्य है कि शारीरिक व मानसिक दृष्टि से विशेष योग्यजनों आदि के उपचार तथा सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करे। अगला है यातायात का प्रबंध करना। यातायात रेल के साधनों की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य है। सड़क, रेल, वायु, जल आदि सभी साधनों की व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए, क्योंकि आवागमन के सुलभ साधनों द्वारा सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। इस प्रकार राज्य के ऐच्छिक कार्यों के आधार पर हम यह मूल्यांकन कर सकते हैं कि राज्य किस मात्रा तक लोक कल्याणकारी है। सामान्यतः राज्य से निम्नलिखित कार्यों की अपेक्षा की जा सकती है। राज्य के कार्यों में है कानून और व्यवस्था की स्थापना करना, चोर डाकुओं से लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना तथा कानून और व्यवस्था की स्थापना करना शुरू से ही भारत तथा संसार के कई अन्य देशों में राज्य का लक्ष्य रहा है। महाभारत तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह स्पष्ट लिखा है कि आदिकाल में भारत में अराजकता फैली हुई थी, इसलिए इस परिस्थिति को दूर करने के लिए राज्य की नींव पड़ी। अतः शुरू से ही राज्य का कार्य कानून और व्यवस्था की स्थापना चला आया है। महाभारत में लिखा है कि जिस जगह राजा या सरकार न हो वहाँ पर व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उसका जीवन और संपत्ति सदैव खतरे में रहते हैं। व्यक्तिवादी और समाजवादी लेखक सभी इस बात पर बहुत बल देते हैं। सामाजिक तथा सार्वजनिक कल्याण। राज्य का उद्देश्य केवल कानून और व्यवस्था की स्थापना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण भी है। जब व्यक्ति समाज में साथ साथ रहते हैं तो उनके बीच कुछ सामान्य हित पैदा होते हैं, जिनकी सिद्धि में सामाजिक भलाई निहित है। इन सामान्य हितों को सिद्ध करने का प्रयत्न करना राज्य का कार्य है। रोटी, कपड़ा और मकान वे प्राथमिक और सामान्य हित हैं, जिनकी उपलब्धि करवाना राज्य का दायित्व है। तदुपरांत राज्य सभी सामाजिक बुराइयों को दूर करता है और अच्छी शिक्षा पद्धति द्वारा उसकी उन्नति करता है, ताकि समाज के व्यक्ति अच्छे नागरिक बन जाएं और समाज के अधिक से अधिक उपयोगी अंग बन सके। आदर्श नागरिकों का निर्माण अच्छी शिक्षा पद्धति द्वारा ही हो सकता है और सभी राज्य इस दिशा में विशेष प्रयत्न कर रहे हैं। भारत में बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, छुआछूत इत्यादि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए राज्य ने विशेष रूप से कानून बनाए हैं। अशिक्षा को भी दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। राज्य के सार्वजनिक हिस्से जुड़े होने का यह विचार नया नहीं है। यूनानी नगर राज्यों में प्लेटो और अरस्तु, मध्यकाल के राजनीतिक धर्म तत्वज्ञ बेंथम और मिल जैसे उपयोगितावादी दार्शनिक, कार्ल मार्क्स जैसे समाजवादी, ग्रीन तथा लॉस्की जैसे सकारात्मक तथा उदारवादी तथा
भारत में गांधी दर्शन आदि सभी इससे जुड़े रहे हैं। न्याय की स्थापना करना, न्याय को स्थापित करना भी अत्यंत आवश्यक है, वरना बलवान व्यक्ति निर्बलों को अकारण तंग करेंगे और उनके जीवन संपत्ति को खतरे में डाल देंगे। राज्य लोगों के जीवन संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए कानून बनाते हैं। कानून तोड़ने वालों को न्यायाधीश दंड देते हैं और जिनकी संपत्ति, जीवन तथा स्वतंत्रता को हानि हुई हो उनकी रक्षा करते हैं। अगला है आर्थिक कल्याण। आधुनिक राज्य निर्धनता को दूर करने के लिए योजनाएं बनाते हैं। भारत में सेतु, पंचवर्षीय योजनाएं तथा सामुदायिक विकास योजनाएं चलाई गई हैं। इससे राष्ट्रीय आय, आमदनी बढ़ी है और आर्थिक स्तर ऊंचा हुआ है। अगला कार्य है राजनीतिक कल्याण। राजनीतिक कल्याण के लिए लोगों को कुछ मौलिक अधिकार दिए जाते हैं और लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। भारत में ऐसा ही किया गया है। भारत में सभी वयस्कों को वोट का अधिकार दिया गया है और 25 वर्ष का प्रत्येक भारतवासी चुनाव में विधानसभा और लोकसभा सदस्य के लिए खड़ा हो सकता है। तो ये थे राज्य के प्रमुख कार्य। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।